नदियां ये सिर्फ नक्शे पर बनी नीली लकीरें नहीं हैं, ये तो किसी देश की लाइफलाइंस होती हैं। कुछ नदियां शांत हैं, जीवन देती हैं, लेकिन कुछ इतनी बागी हैं कि पूरे के पूरे भूगोल को ही बदल कर रख देती हैं। तो आज हम भारत की कुछ ऐसी ही नदियों की अनसुनी कहानियों में उतरेंगे, उनके पीछे का विज्ञान, इतिहास और रहस्यों को जानेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नदी जिन पहाड़ों से होकर वो बहती है, उन पहाड़ों से भी पुरानी हो? और एक और पहेली, सोचिए, एक नदी है जो 500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और फिर मंजिल से ठीक पहले बस गायब हो जाती है। तो ठीक है, इन्हीं दिलचस्प भौगोलिक पहेलियों को आज हम सुलझाएंगे। ये पड़ताल सिर्फ नदियों के नाम रटने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बर्ताव के पीछे का क्यों और कैसे समझने के बारे में है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं हिमालय की ओर, जहां की नदियों की कहानियां भी उन पहाड़ों की तरह ही बहुत ऊंची और बहुत गहरी हैं। सतलुज नदी को ही ले लीजिए। ये नदी हिमालय के इतने ऊंचे, इतने विशाल पहाड़ों को चीरकर बहती हैं, गहरी गहरी घाटियां बनाती हैं। पर सवाल तो यही है कि पानी की एक धारा इतने मजबूत पत्थर के पहाड़ को आखिर काट कैसे सकती है? इस पहेली का जवाब एक शब्द में है, पूर्ववर्ती, या इंग्लिश में कहें तो एंटीसीडेंट। मतलब जो पहले से मौजूद हो। जी हां, नदी पहले से थी। जब हम कहते हैं कि नदी ने पहाड़ को काटा, तो इसका मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं कि पहाड़ खड़ा था और नदी ने आकर उसे काटना शुरू किया। नहीं। तो फिर असल में हुआ क्या? बात करोड़ों साल पुरानी है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर हुई और हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ। तब सतलुज नदी पहले से ही वहां बह रही थी। अब सोचिए, एक तरफ जमीन ऊपर उठ रही है और दूसरी तरफ नदी का तेज बहाव एक आरी की तरह उसे लगातार काटता जा रहा है। जमीन उठी, नदी ने काटा, जमीन और उठी, नदी ने और काटा। ये तो कमाल ही है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि सतलुज नदी हिमालय से भी पुरानी है। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब और शानदार लगती है ना? चलिए, अब हिमालय की एक और नदी की तरफ चलते हैं, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये नाम इसे क्यों मिला है, ये समझने के लिए ये उपमा बिल्कुल सही है। ये नदी अपना रास्ता बदलने और तबाही मचाने के लिए कुख्यात है। पर सवाल ये है कि कोसी आखिर ऐसा करती क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत सिंपल है। देखिए, जब ये नदी पहाड़ों की ढलान से उतरती है तो इसकी रफ्तार बहुत बहुत तेज होती है, और इस तेज रफ्तार में ये अपने साथ टनों मिट्टी, पत्थर, मतलब गाद, सब बहा कर ले आती है। लेकिन जैसे ही ये नदी बिहार के फ्लैट समतल मैदानों में पहुंचती है, इसकी स्पीड एकदम से धड़ाम से गिर जाती है। अब धीमी नदी में इतनी ताकत कहाँ कि वो भारी गाद को आगे ले जा सके। तो नतीजा क्या होता है? वो सारा मलबा वहीं जमना शुरू हो जाता है। नदी का अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है, और फिर पानी को तो बहना है, तो वो मजबूरी में एक नया रास्ता बनाता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो ये तो थी कुदरत की पहेलियां। पर अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां तबाही की वजह कुदरत नहीं, बल्कि इंसान है। कभी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे, लेकिन आज इसकी कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी है। सवाल ये है कि पानी से लबालब भरी एक बहती हुई नदी एक रेगिस्तान में कैसे बदल सकती है? देखिए, यहां रेगिस्तान का मतलब पानी की कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं जैविक मरुस्थल की। मतलब एक ऐसी जगह जहां पानी तो है, पर उसमें जिंदगी नहीं बची। और यकीन मानिए, गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच दामोदर नदी का लगभग 300 किलोमीटर का हिस्सा आज यही बन चुका है। तो ये हुआ कैसे? सोचकर देखिए। सालों साल तक फैक्ट्रियों का, कोयला खदानों का सारा जहरीला कचरा बिना किसी रोक टोक के सीधा इस नदी में जाता रहा। अब इस कचरे को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, वो पानी में घुली हुई सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और जब पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी, तो क्या होगा? मछलियां, पानी के पौधे, हर जिंदा चीज का दम घुट जाता है। नतीजा, एक बहती हुई लाश। पानी है पर जिंदगी नहीं, एक मुर्दा नदी। चलिए, अब यहां से चलते हैं एकदम उत्तर की तरफ, जहां एक नदी की पहचान ही एक पहेली है। काराकोरम के इलाके में एक नदी बहती है, शोक, जिसका लोकल नाम है मौत की नदी। नाम सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना? तो सवाल बड़ा सीधा है।
अगर इसका नाम ही मौत की नदी था तो फिर सदियों तक व्यापारी अपना कीमती सामान और अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से क्यों गुजरते थे? इसका जवाब उस इलाके की जमीन में छिपा है। देखिए, व्यापारियों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। एक तरफ थे ऊंचे, बर्फीले, दुर्गम पहाड़ जिन्हें पार करना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ थी ये नदी जिसने लाखों सालों में पहाड़ों को काटकर अपने लिए एक रास्ता, एक घाटी बना ली थी। तो व्यापारियों के लिए ये खतरनाक रास्ता कोई अच्छा विकल्प नहीं था, बल्कि ये अकेला विकल्प था। अब बात करते हैं कुछ ऐसी नदियों की जिनका सफर अधूरा रह जाता है, जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाती। लूनी नदी की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये उस थके हुए धावक की तरह है जो फिनिशिंग लाइन से बस कुछ कदम पहले ही गिर जाता है। सोचिए, अजमेर से निकलती है, 500 किलोमीटर बहती है और अरब सागर में मिलने से ठीक पहले कच्छ के रण में कहीं गायब हो जाती है। ज्योग्राफी की भाषा में इसे कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज, मतलब नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती। पर सवाल तो वही है कि एक बहती हुई नदी आखिर गायब कैसे हो सकती है? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। एक हमला ऊपर से और एक नीचे से। ऊपर से राजस्थान और गुजरात की भयंकर गर्मी और सूखा मौसम नदी के पानी को भाप बनाकर उड़ा देता है, और नीचे से कच्छ के रण की जो दलदली जमीन है वो एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है। तो जो भी थोड़ा बहुत पानी बचकर वहां तक पहुंचता है वो जमीन उसे पूरा का पूरा सोख लेती है, और बस नदी का सफर वहीं खत्म। तो आज की इन सारी कहानियों से एक बात तो साफ है, ज्योग्राफी कोई रुकी हुई बोरिंग चीज नहीं है। नक्शे पर जो नीली लकीरें हम देखते हैं, उनके पीछे साइंस, हिस्ट्री और जिंदगी की कितनी गहरी और बदलती हुई कहानियां छिपी हैं। अगर एक नदी पहाड़ से भी पुरानी हो सकती है, अगर शहर की गंदगी एक पूरी नदी को मार सकती है, और अगर एक नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खो सकती है, तो सोचिए नक्शे पर बनी इन मामूली सी दिखने वाली लकीरों के पीछे और कितनी कहानियां छिपी होंगी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि भूगोल सिर्फ नक्शों में नहीं, हमारे चारों तरफ एक जिंदा हकीकत है। तो अगली बार जब कोई नक्शा देखें तो सिर्फ उन नीली लकीरों को नहीं, उनके पीछे की इन अनकही कहानियों को भी जरूर याद कीजिएगा।